टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। फाइनल प्राइम टाइम में आज आपको बताएंगे आखिर देश दुनिया में आज क्या हुआ। आपको बताएंगे कि भोपाल में करणी सेना के प्रदर्शन से शिवराज सिंह चौहान के टेंशन में है। साथ ही बात होगी खेल और एंटरटेनमेंट जगत की। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर जिस पर दुनिया भर के लोगों की नजर टिकी हुई है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ पर अस्तित्व का संकट गहराता जा रहा है। जोशीमठ प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इलाके को आपदा की आशंका वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया और अभी तक यहाँ के 9 वार्डों से 678 घरों और इमारतों में दरारों की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा जोशीमठ में 2 होटलों को भी बंद कर दिया गया। आज 27 और परिवारों को उनके घरों से निकालकर अस्थायी जगह पर पहुंचा दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहें। अब तक कुल 81 परिवारों को विस्थापित किया गया है। इस बीच राज्य के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। कल गृह मंत्रालय की एक और टीम जोशीमठ पहुंच जाएगी। आज हालात का आकलन करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी पहुंची है। प्रशासन के मुताबिक जो इमारतें और घर खतरनाक घोषित हो गए हैं उन्हें अब गिराने का काम शुरू होगा। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से घरों में दरार, मंदिर पर खतरा, सड़क पर लोगों का गुस्सा, विनाश की कीमत पर क्या विकास, ये एक बड़ा सवाल। मकान गिर रहे हैं और लोगों को उनके मकानों में प्रशासन घुसने से रोक रहा है और अब लोग नाराज हैं कि उनके लिए कोई व्यवस्था तो नहीं की गई लेकिन उन्हें उनके घरों से बाहर कर दिया गया। ये वो घर है जो हमें जानकारी मिली है जोशीमठ में सबसे पहले 1 साल से भी ज्यादा पहले इस घर में सबसे पहले क्रैक आया था और आज तक इन घर वालों को कोई राहत नहीं मिली है। देखिए ये पत्थर यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। ये पूरा अगर आप देखें तो ये पूरा निकल कर आ रहा है। ये देखिए ये और आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। ये देखिए पूरी दरार यहाँ से आखिरी तक जा रही है। ये मकान मैं अगर कोशिश करूं, आप वहीं रुकिएगा। ये मकान अगर हम देखें पूरे लंबाई में 90 डिग्री ये होता है। मैं सीधा खड़ा हूं और ये मकान ये इस तरह से झुका हुआ है। तकरीबन 15 से 20 अंश जो है वो बाईं तरफ पूरा मकान मुड़ा हुआ है। अंदर पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए इधर आइए, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये खिड़की मुझे छूते हुए भी इसको डर लग रहा है, गिर जाएगी, क्या होगा। इसको छूना, इन दरवाजों को खोलना खतरे से खाली नहीं है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से है। ये देखिए 8 साल पहले की ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है जो हमें कह सकते हैं प्राइमरी लेवल पर इसकी जो ये भूदशा होना शुरू हुआ। लेकिन जब इसकी सेकेंड स्टेज आई इस 2 फरवरी से, उसके बाद इसने बड़े लेवल पे पूरे जोशीमठ को कवर किया है। यहाँ की मिट्टी दोमट मिट्टी है। मेन शासन प्रशासन लोगों ने यहाँ राजनीति चल ली, कुछ वार्डों को इन्होंने चयनित कर दिया है। अब जो ये लोग हम लोग जो यहाँ बाहरी लोग यहाँ पर बसे हुए उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। वो तो शासन प्रशासन ही जाने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो तो वही जाने। हम लोग तो आम जनता है, हम क्या कर सकते हैं। अभी कोई सर्वेक्षण यहाँ पर हुआ या कोई प्रशासन नहीं, कुछ सर्वे नहीं हो रखा है और ना ही कोई आया है यहाँ। तबाही की तस्वीरें सबको डरा रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या जोशीमठ की तबाही की तारीख पहले से तय थी और क्या इस आपदा के बाद बद्री विशाल के दर्शन होने बंद हो जाएंगे और क्या पुराणों में लिखी बात इसी साल सच साबित होने वाली है। यह सवाल इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान की मूर्ति की बांह पतली होकर अलग हो जाएगी उस दिन जोशीमठ पहाड़ों में दफन हो जाएगा। देखिए ज्योति मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुराणों में इस बात का जिक्र था कि एक दिन आएगा जब प्रलय का तांडव यहाँ देखने को मिलेगा। और ये कहानी क्या है, ये नरसिंह देव मंदिर में मौजूद यहाँ जो बातें लिखी हैं इसके जरिए ही पहले मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ। जरा जूम कर अगर यहाँ पर आप देखें तो दीवार पर पूरी जो कहानी प्रचलित है वो लिखी गई है। जब तक ज्योतिर्मठ में भगवान श्री नरसिंह जी अपनी कलाओं सहित विराजमान रहेंगे तभी तक श्री बद्रीनाथ यात्रा सुगम रहेगी। तत्पश्चात बद्री क्षेत्र अगम्य हो जाएगा। यानी कि अब सिंपल शब्दों में अपने दर्शकों को समझाऊं तो नरसिंह देव मंदिर अंदर भी आपको ले जाएंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे। इसमें रोज हर एक बढ़ते दिन के साथ साथ नरसिंह देव की प्रतिमा का जो बाही है, उनका जो हाथ है वो पतला होता चला जा रहा है और एक दिन जब उनकी ये बाही टूट जाएगी, उनका जो हाथ है वो शरीर से धड़ से अलग हो जाएंगे। उस दिन विनाश देखने को मिलेगा। वही दिन होगा जब ये पूरा जोशीमठ काल के गाल में समा जाएगा।
तो क्या ये भी एक वजह है कि जोशीमठ जो है वो अपने अंत के करीब है? क्या नरसिंह देव के जो हाथ हैं वो पूरी तरह से पतले होकर शरीर से अलग हो चुके हैं? ये अलग अलग कारण आ रहे हैं, कुछ मानवीय कारण हैं, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण हैं ऐसे में। लेकिन पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर में जो ये वजह हमने सामने जाना, हम तो हैरान हो गए जानकर। भगवान नरसिंह का जो बायां हाथ है वो आप बता रहे हैं कि वो पतला होता जा रहा है, क्या वो वाकई टूटने के कगार पर है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के संकेत मिल रहे हैं? ये कुछ लोगों ने अफवाह चलाई है कि नरसिंह भगवान जी का हाथ खंडित हो गया है। ये ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे मंदिर में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कोई दरार आ गई या कुछ आ गया है। और ये तो बता रखा कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, और ये नहीं है कि कब होगा और क्या होगा। ये हजारों साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। मतलब इसका कोई ऐसा वो नहीं है प्रमाण की ये कब होगा। इतना है कि हो सकता है। ये शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर गुजरात के जामनगर से, जहां पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दरअसल विमान में बम होने की खबर थी और इसके बाद इस विमान को वहां पर उतार दिया गया। ईमेल के जरिए बम होने की खबर मिली थी। मॉस्को से गोवा जा रही थी ये फ्लाइट। मॉस्को से गोवा के विमान में 236 यात्री सवार थे। गोवा एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात के जामनगर से, यहां पर मॉस्को से गोवा जा रही थी, चार्टर्ड फ्लाइट थी ये, लेकिन इस फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद फ्लाइट को जामनगर में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही गुजरात पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है गोवा का, उसको ईमेल के जरिए विमान में बम होने की सूचना मिली और इसके बाद इसको जामनगर में उतरवाया गया इस विमान को। आगे बढ़ते रुक करते बिहार का। मदरसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, आपको सुनाएंगे। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया भारत की सुनती है। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है। कोर्ट ने कहा, इसे किसी एक राज्य से जोड़कर राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 फरवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस पर अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद ही संज्ञान लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में डिग्री कॉलेज के तर्ज पर मदरसों का विस्तार किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि मदरसों की स्थिति में सुधार करेंगे। पहले मदरसा किसी को मिलता था तक, तो हम लोगों ने तो सब कुछ किया और कहा कि मदरसा की भी स्थिति करेंगे, उनका जहां पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। देश की राजधानी में एमसीडी मेयर पद के चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ संविधान की हत्या का आरोप लगाया। इसी के साथ सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक हल्ला बोल का ऐलान किया। दिल्ली के कंझावला कांड के सभी आरोपियों को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों का कथित तौर पर बचाव करने वाले मामले के एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना को शनिवार को जमानत दे दी थी। तो वहीं अंजलि के परिवार वालों ने आरोपियों पर 302 के तहत हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर 21 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शन का दूसरा दिन, लेकिन करणी सेना मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। करणी सेना के बैनर तले हजारों लोग भोपाल के जम्बूरी मैदान में डटे हैं। आज एमपी नगर आ रहे कार्यकर्ताओं को भेल चौराहे तक रोक दिया गया, जिसको लेकर पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के मुताबिक करणी सेना आरक्षण खत्म करने की मांग नहीं कर रही है, लेकिन वो SC/ST के एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव चाहती है। इसके अलावा करणी सेना ने EWS आरक्षण में सुधार और ISRS एग्जाम में 10% आरक्षण दिए जाने की भी मांग की है। MP में चुनावी साल में यह प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान के सामने एक नई चुनौती साबित हो रहा है और यह सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत।
क्या व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है इतनी भीड़ करी हमने व्यवस्था बिगाड़ी क्या है? बिल्कुल ठीक है। अभी हम आपसे यही आपकी औकात नहीं थी पुलिस की, हमारी पर कोई औकात नहीं है। औकात की बात मत करिए, ये औकात की बात है। पुलिस की दलाली कर रहे हो, सरकारों की दलाली कर रहे हो, फालतू बातें मत करिए। फालतू ही करेंगे आप, कर रहा हूँ। सरकार की दलाली करने आए हो, ठीक है आप करते रहिए। सरकार की दलाली करना है, से बात करें, कैसे तरीके से बात करें? ऐसा तुम लगाना जैसे आतंकवादी है। नहीं, आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे बाप का देश है, हमारे बाप का देश है, तुम्हारे बाप का देश है क्या? ठीक है, हमारे बाप का देश है। कैसे नागरिक है? कैसे नागरिक? कैसे नागरिक? तो तुम अत्याचार कर रहे हो हम पे? कैसे बात करें? कभी से लाठी चार्ज करिए। 8 लाख के एक बैरियर के अलावा कुछ भी अगर वो मकान दुकान की लगाते गलत है। हमारे राजस्थान में नहीं है, कांग्रेस की सरकार है फिर भी नहीं है। केवल 8 लाख का बैरियर है, उसको भी हम आगे कर रहे हैं। IAS RS को जो एग्जाम है उसमें भी 10% आरक्षण जो EWS है उसको रेगुलाइज करना चाहिए। SC ST एक्ट में जो एट्रोसिटी एक्ट है उसमें सीधी गिरफ्तारी नहीं होके जांच हो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो हम उस व्यक्ति के साथ करें, और अगर झूठा मुकदमा है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यूक्रेन रूस से आज युद्ध की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हेलीकॉप्टर और टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया। सिर्फ 2 मिनट में देखिए युद्ध से जुड़ी सारी बड़ी खबर। यूक्रेनी सेना ने आज हमले का एक नया वीडियो जारी किया जिसमें वो रूसी सैनिकों पर S-300V1 एयर डिफेंस सिस्टम से हमला करते दिखे। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के Ke-52 हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सैनिकों ने एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर से रूस के BMP-3 टैंक को भी तबाह कर दिया। तो वहीं रूसी सैनिकों ने BMP-3 टैंक से यूक्रेन पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का फुटेज रिलीज किया है जिसमें वो यूक्रेन पर हमला करते दिखे। तो वहीं दूसरे फुटेज में रूसी सेना मारियोपोल में हमले के बाद लैंडस्लाइड हटाते नजर आए। बता दें, यूक्रेनी सैनिकों ने सीज फायर के बाद भी मारियोपोल पर जमकर बमबारी की। रूस का दावा है कि रॉकेट हमलों में यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 1300 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को 2 इमारतों में रखा गया था। यहां माकीवका में मारे गए 89 रूसी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए इसे जवाबी हमला बताया। तो वहीं यूक्रेन ने रूसी दावे को प्रोपेगेंडा करार दिया। रूसी सेना ने सीज फायर खत्म करते ही पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में बमबारी की जिसमें 2 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई। बता दें, रूस ने क्रिसमस पर अपनी तरफ से युद्ध विराम घोषित किया था और अब रूस ने ऐलान किया है कि जब तक वो यूक्रेन को हरा नहीं देता तब तक युद्ध जारी रहेगा। रूस का आरोप है कि सीज फायर के बाद भी यूक्रेन ने हमला किया और उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव की हैं जहां रूसी सैनिकों ने एक मार्केट पर मिसाइल से हमला किया। हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें, रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर निशाना बना रहा है। इससे पहले रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी थीं जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और अब रूसी सैनिक खार्किव पर लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर दिल्ली के कंझाला केस को लेकर जिसके आरोपियों की पुलिस हियरिंग टेस्ट कराने की तैयारी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस मामले में जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनकी फेस मैपिंग भी कराएगी ताकि आरोपियों के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इस बीच कोर्ट में पुलिस ने दावा किया है कि हादसे के 2 मिनट बाद आरोपी ने कार से उतरकर देखा था कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। दूसरी तरफ आज रोहिणी कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि उन्हें अब आरोपियों के रिमांड की जरूरत नहीं है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 6 सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। दूसरी तरफ अंजलि के परिवार ने आज पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर मामले में 302 यानी हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जी को होश में आना होगा। अंजलि के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर अंजलि के परिवार वाले और उसके साथ साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो अंजलि को चाहने वाले लोग हैं, वो सारे लोग सुल्तानपुरी थाने के बाहर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अंजलि को दिल्ली पुलिस होश में आना होगा।
जो यहाँ के लोगों की मांग है कि अब इस पूरे मामले में 300 को यानी कि हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और यहाँ पे जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोग बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और नारे लगाएंगे क्योंकि अंजलि को किसी भी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए और ये इंसाफ की लड़ाई अभी और ज्यादा तेज होगी। देखिए सुल्तानपुरी का थाना है ये और यहीं पे ये पूरा का पूरा मामला दर्ज है। अब पहुंचे हैं, मांग कर रहे हैं किसी के हत्यारों को, अंजलि के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। फांसी से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और अब आइए आपको 2 मिनट में दिखाते हैं आज दुनिया भर में कौन सी खबरों ने सुर्खियां बटोरी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने आज जबरदस्त हंगामा किया। समर्थकों ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। हालात इतने खराब हुए कि सेना बुलानी पड़ी। ब्राजील में हंगामे पर पीएम मोदी ने दंगे और तोड़फोड़ की निंदा की और कहा कि घटना से चिंतित हूं, लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। ब्राजील ही नहीं, पेरू में भी लोग राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर हैं। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते से लोग खफा हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर आगजनी की। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तो वहीं देश भर में 35 स्थानों पर नाकाबंदी की गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते के इस्तीफे और संसद भंग करने की मांग की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नीतियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। इजराइल के 34 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि धुर दक्षिण में, तो वहीं निचले इलाकों में तेज हवाओं ने काफी कहर बरपाया। पेड़ टूटकर गिर गए। पेड़ों के गिरने की वजह से कई गाड़ियां पिचक गईं। जिन घरों के ऊपर पेड़ गिरे उनकी छत बुरी तरह टूट गई। रूस के सेंट्रल शहर पर्व में एक हवाई जहाज रनवे से फिसलकर बर्फ में जा फंसा। प्लेन में 180 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि कोई यात्री जख्मी नहीं हुआ और प्लेन सुरक्षित टर्मिनल पर वापस लौट आया। यात्रियों से भरा प्लेन उस वक्त रनवे से फिसला जब वो टेक ऑफ कर रहा था। हादसे की वजह रनवे में बर्फ होना बताया जा रहा है। और अब एक बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे की रेप केस में गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमा गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल मार्च में दर्ज हुए गैंगरेप के मामले में आखिरकार कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक मीणा पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप है। दीपक मीणा की अग्रिम याचिकाओं को भी हाईकोर्ट खारिज कर चुका था। दीपक मीणा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने गहलोत सरकार पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि आरोपी को गहलोत सरकार बचा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट से पीड़िता को इंसाफ मिला। न्यायालय से डिमांड की थी, क्या न्यायालय ने कहा? न्यायालय के आदेशानुसार ही गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार किया है। उनके आदेश से अभी जेसी छोड़ने जा रहे हैं। क्या मामला समझे? पहले कितने आरोपी अरेस्ट हो चुके? दो हो चुके हैं। ये 2 हो गए। और अब 2 मिनट में देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने वाला हर वायरल वीडियो। नियंत्रण रेखा से सटे सुदूर गांव में बर्फबारी और ठंड से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें जाम हो चुकी हैं। ऐसे में सैनिकों के इस सेवा भाव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच सियाचिन बॉर्डर से भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बर्फीले तूफान के बीच भारतीय सीमा की रक्षा के लिए जवान तैनात हैं। ऐसा एक पक्षी कानपुर के बेनाझाबर इलाके में पाया गया है, जिसे लोग रामायण काल से जोड़ रहे हैं। आप भी इस पक्षी को देखकर हैरान रह जाएंगे। इस हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध को रेस्क्यू किया गया। ये गिद्ध उड़ नहीं पा रहा था। इसका वजन लगभग 8 किलो है। पक्षी की लंबाई चौड़ाई देखने के बाद लोग इसे रामायण काल के पक्षी जटायु बता रहे हैं। फिलहाल इस पक्षी को एलन फॉरेस्ट जू के पशु चिकित्सालय में 15 दिन के क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। केरल के वडक्कुनाथन मंदिर का दरवाजा खुलता है और लोग एक विशालकाय हाथी के स्वागत में पूजा पाठ करने लगते हैं। हाथी के स्वागत में ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है। असल में यह दुनिया का सबसे बड़ा हाथी है। हाथी की उम्र 58 साल है और हाथी का नाम थेचिकोट्टुकवु रामचंद्रन है।
केरल में इस हाथी को प्यार से लोग रमन कहते हैं। यह हाथी दुनिया के सबसे खूंखार हाथियों में शामिल है और इसके डर के चलते लोग हाथी की पूजा पाठ करते हैं। बिहार के बक्सर में लॉकअप में बंद एक युवक के गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शराब पीने के आरोप में पुलिस ने उसे पकड़ा था। युवक कैमूर का निवासी है और चौसा से हिरासत में लिया गया था। लॉकअप में उसका भोजपुरी गाना सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। युवक के वीडियो को मालिनी अवस्थी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि क्या खाटी आवाज और अंदाज है, असली संगीत वही है। ट्रक के ऊपर प्लेन, ऐसा अजब गजब सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। एयर इंडिया की कबाड़ प्लेन को ट्रक पर लाद कर ले जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाईवे पर ट्रक जैसे ही फुटओवर ब्रिज के नीचे से गुजरता है, प्लेन ब्रिज में धंस जाता है, जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुकती। वीडियो किस शहर का है ये साफ नहीं है, लेकिन लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर ये आइडिया किसका है। उधर एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर अचानक से एक बस में भीषण आग लग गई। यह हादसा ठाणे वेस्ट में लोकमान्य नगर डिपो के पास। बस में जैसे ही आग लगी वो तेजी से फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। कुछ ही मिनट में बस पूरी तरह से जल गई। राहत की बात है कि इसमें हादसे के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। ठाणे महानगर पालिका की इस बस में आग किस वजह से लगी, फिलहाल ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, आग कितनी भीषण थी। धू-धू कर ये बस जलने लगी। दूर तक इस इलाके में अफरा तफरी मच गई बस में इस तरीके से आग लगने के बाद। गाड़ी जाऊ दे पण तिकडे पेट्रोल नाही पाहिजे, प्लास्टिक आहे ना तिकडे ते बघ। उधर ब्राजील में लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के विरोध में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थकों के उत्पाती समर्थक पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। इन लोगों ने देश के संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर जमकर उत्पात मचाया। आइए आपको दिखाते हैं ब्राजील के इस बवाली ब्रिगेड के उत्पात की 10 तस्वीर। बदन पर ब्राजील के झंडे, चेहरे पर आक्रोश, जगह जगह हंगामा, जबरदस्त तोड़फोड़। तस्वीरें ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया की हैं, जहां पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। क्या संसद, क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या सड़कें, बोल्सोनारो के समर्थकों ने ऐसा उपद्रव मचाया कि ये तस्वीरें दुनिया भर के अखबार, न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बन गईं। तस्वीरों में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों की हिंसा साफ दिख रही है। कांच के शीशों पर लातें मारी जा रही हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, ग्रिल से एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थकों ने इकट्ठा होकर संसद की तरफ कूच कर दिया और राष्ट्रपति भवन, संसद पर कब्जा कर लिया। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और वहां से प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ब्राजील में चुनाव के बाद बेहिसाब हिंसा हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक हिंसा पर उतर आए हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरों में घोड़ों पर एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है, जो गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है। घोड़ा सवार पुलिसकर्मी पहले इन समर्थकों को डंडे से काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते भीड़ पुलिसकर्मी पर हावी हो जाती है और उसे घोड़े से नीचे उतारकर डंडों से खूब पीटती है। पूरी तरह बेकाबू भीड़ घोड़ा सवार पुलिसकर्मी पर अंधाधुंध डंडे बरसाती है, जिसकी वजह से वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि पुलिस वाला अपनी जान बचाकर भीड़ के चुंगल से निकलने में कामयाब रहा। ब्राजील के ब्रासिलिया में हालात इस कदर बेकाबू थे कि प्रदर्शनकारियों के जो भी हत्थे चढ़ रहा था, या तो वे उसे तहस नहस कर रहे थे या फिर उसे हिंसा की भट्टी में स्वाहा कर रहे थे।
टीवी स्क्रीन पर दिख रही हिंसा की ये तस्वीरें भी ब्रासीलिया की हैं, जहां पुलिस की कार में प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में अपने चहेते नेता की हार का इतना आक्रोश है कि उन्होंने पुलिस की कार को ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने इसे सही नहीं समझा और वे पानी की बोतल कार में उड़ेलकर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। सरकार विरोधी और पूर्व राष्ट्रपति जायर के समर्थकों ने जब सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया तो उनके कब्जे को खाली करवाने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और गुस्साए जन सैलाब को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी भीड़ का तांडव कम नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी अपनी जगहों पर डटे रहे। भीड़ की तरफ से पथराव हो रहा था, डंडे बरसाए जा रहे थे, तो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज की जा रही थी। यह सिलसिला काफी देर तक चला। खबर तो यहां तक है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखे वाले रॉकेट से हमला किया। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में पुलिस और भीड़ के बीच इस संघर्ष को जिसने देखा वो देखता ही रह गया। ब्राजील में जब पुलिस के हाथ से हालात निकल गए और स्थिति बेकाबू हो गई तो मिलिट्री को बुलाना पड़ा। जब इस इलाके में सेना ने मोर्चा संभाला तो बोल्सोनारो के समर्थकों के साथ जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन कई मौकों पर मिलिट्री के लोग प्रदर्शनकारियों को समझाते भी नजर आए। सैनिकों ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हिंसा न करें। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए मिलिट्री ने पुलिसकर्मियों को भी संसद और राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने से रोक दिया, लेकिन बावजूद इसके हालात स्थिर नहीं हुए तो आखिरकार सेना को बल प्रयोग करना पड़ा। ब्राजील की मिलिट्री ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। बोल्सोनारो के समर्थक ब्राजील की सर्वोच्च अदालत तक में घुस गए। सोशल मीडिया के जरिए सामने आई तस्वीरों में हजारों की भीड़ पीला झंडा लिए सुप्रीम कोर्ट और संसद परिसर में घुस गई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी वो नाकाम साबित हुई। पुलिस ने एक सुरक्षा घेरा बनाया था ताकि प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट में घुसने से रोका जा सके, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी संख्या में थी कि सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए और जमकर उत्पात मचाया। हजारों की संख्या में उत्पात मचा रहे प्रदर्शनकारियों को देखकर ब्राजीली सरकार के चेहरे का रंग उड़ गया है। उपद्रवियों ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही निशाना नहीं बनाया, वे संसद भवन में घुसकर खूब तोड़फोड़ करते रहे। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने सत्तासीन पार्टी के भवन में जाकर पत्थर और डंडों से प्रहार किया, दरवाजे तोड़े, खिड़कियों के शीशों को चकनाचूर कर दिया। सांसदों के कार्यालयों में जो भी मिला उसे तबाह कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले थे। वहीं वामपंथी पार्टी के नेता लूला डी सिल्वा को 50.9% वोट मिले थे। इस नजदीकी हार में बोल्सोनारो के समर्थकों का आरोप है कि इस चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी और इसकी समीक्षा की जाए। वहीं बोल्सोनारो ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ ब्राजील की अदालतों और चुनाव अधिकारियों ने साजिश की। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद बोल्सोनारो ने इस चुनाव को चुनौती दी थी। उनके समर्थकों ने ब्राजील की सर्वोच्च चुनावी अदालत में शिकायत की थी और चुनाव परिणाम का वेरिफिकेशन कराए जाने की मांग की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राजील में इतना हंगामा क्यों बरपा है। इसके पीछे की असल वजह है राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बोल्सोनारो की हार। जायर बोल्सोनारो का आरोप है राष्ट्रपति चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई और उन्होंने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया और नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने की बजाय उन्होंने देश छोड़ने का ही फैसला कर लिया।
अपने पसंदीदा नेता के देश छोड़ने और लूला के सत्ता ग्रहण करने के बाद हालात हिंसक हो गए। अस्थिरता का आलम ऐसा है कि भीड़ पर काबू पाने के लिए अनुभवी वामपंथी नेता को राजधानी में नेशनल गार्ड भेजने पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ब्राजील में जब पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस की गाड़ी ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिस कार प्रदर्शनकारियों के बीच तेजी से गुजर रही है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस कार से प्रदर्शनकारियों को कुचलने का प्रयास हुआ। हालांकि इस दावे का अब तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को कुचलना ही मुनासिब लगा।